हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। स्वागत है जी स्टॉक स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बैलेंस शीट की बात करने वाले हैं, फंडामेंटल में कि बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है एक आम आदमी को। तो भाई पहले तो आम आदमी थोड़ा सा आम बातों पे ध्यान दे कि बैलेंस शीट क्या है। देखो, बैलेंस शीट कंपनी की समझने से पहले हम आपकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ी सी। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि अगर हम एक हाउस होल्ड को भी देखें तो उसके पास काफ़ी एसेट्स होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल हाउस जिसमें आप रह रहे हैं, देन इसके अलावा मोटर व्हीकल्स, ठीक है ना जी, ज्वेलरी आइटम्स, देन उसके अलावा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्रॉकरी, बहुत कुछ होता है। समझे कि नहीं। अब मान लीजिए इन एसेट्स की वैल्यू, मतलब कि इन एसेट्स की जो कॉस्ट है, जो आपने खरीदे हैं सारे, वो बनती है 2 करोड़ 200 लाख रुपए, क्योंकि इसमें आपका घर भी है। अब इसके अलावा जहां आपके एसेट होते हैं वहीं आपको लाइबिलिटीज भी याद आ जाती हैं। अब आपको याद आता है कि ये घर हमने होम लोन लेके खरीदा था और उसका अमाउंट वापस करना रहता है अभी, पेंडिंग अमाउंट। तो लोन आपका रहता है जी, मान लीजिए 50 लाख रुपए का। फिर आपको याद आता है कि कोई छोटे मोटे ड्यूज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, बच्चों की स्कूल की फी है, या और कई चीज़ें हैं, छोटे मोटे उधार जो हो जाते हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इस तरह की लाइबिलिटीज भी हैं जिन्हें हम अदर लाइबिलिटीज कह रहे हैं। और ये मिला के मान लीजिए सिर्फ 1 लाख है। तो इट मीन्स 200 लाख के आपके एसेट हैं, 51 लाख आपने आउटसाइडर्स को पे करना है इन द फॉर्म ऑफ लोन और लाइबिलिटीज। तो बाकी फिर ये कहाँ से आया। मतलब आपने इतने जो एसेट्स बना लिए 200 लाख के, मतलब 2 करोड़ के, आउटसाइडर्स के तो उसमें 51 लाख ही आपने पे करने रहते हैं, बैंक लोन और बाकी लाइबिलिटीज। तो बाकी बेटा ये आपका अपना पैसा है, आपकी अपनी पूंजी है, योर ओन फंड्स, जिसे हम ओन फंड्स का नाम देंगे यहाँ एक लेमैन, क्योंकि अपने कई दोस्त इस सीरीज में ऐसे भी हैं जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है। ये सब उनके लिए हो रहा है। मेरे कॉमर्स वाले शायद बोर हो रहे होंगे, माफ करना। 200 लाख में से 51 आउटसाइडर का है, तो 149 लाख मेरा अपना है। ये 149 लाख मैंने बहुत लंबे समय में कमाया होगा। मान लो आप सैलरीड बंदे हो और आपका 20-25 लाख का पैकेज है, तो ओवर द ईयर सेविंग कर करके, सेविंग्स कर करके पूंजी जोड़ी होगी। सेम अब आप कंपनियों में देखने जा रहे हैं। कंपनियों के न्यूमरस एसेट होंगे, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटीज होंगी, और जिस तरह मैंने यहाँ वर्ड यूज किया ना, ओन फंड्स, कंपनियां वह वर्ड यूज करेंगी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि यहाँ आप ओनर हैं इस घर के, और वहां ओनर कंपनी में कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर फंड्स किसके बराबर रहेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा। सर एक तो शेयर कैपिटल, बात हुई थी हमारी कि जब कोई बिजनेस बड़ा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो कंपनी बनाई जाती है। फिर आईपीओ लाया जाता है, जिसमें हम जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो जो आईपीओ के रूट के थ्रू पैसा आता है वो तो हो गया शेयर कैपिटल। और फिर शेयर होल्डर फंड में क्या रहेगा। सर देखो, शेयर कैपिटल तो एक बेसिक बात होगी ना, कि जो शुरुआती पैसा एक तरह से, उसके बाद कंपनी हर साल कमाई करेगी, प्रॉफिट कमाएगी अगर अच्छी कंपनी है, समझे कि नहीं। उस प्रॉफिट को भी अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगी, थोड़ा बहुत बांटेगी। मान लो कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 1 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया डिविडेंड के थ्रू, बाकी रख लिया। तो वो जो 5 करोड़ कमाया उसमें से 4 करोड़ बिजनेस में लगा दिया बेटा। 5 करोड़ में से 4 करोड़ आपका बिजनेस में ही लगा दिया। उसे कंपनियों की भाषा में कहा जाता है रिजर्व्स। रिजर्व्स ये है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बैलेंस शीट को पढ़ना। इसके लिए कोई एक्सपर्ट कॉमर्स वाली नॉलेज नहीं चाहिए। जो आप सिंपल बैलेंस शीट ही पढ़ रहे हैं, हाँ उसके नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, देन यू नीड सर्टन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, ये सब मैं मान सकता हूँ। तो अभी आप लोग मेरे सामने बैलेंस शीट देखनी शुरू करेंगे। मैं दो बैलेंस शीटें दिखाऊंगा बेटा आपको, एक बहुत अच्छी कंपनी की और एक बर्बाद कंपनी की। बहुत अच्छी कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, इनका माल भी घर घर आता है, आपको बताइए। तो ब्रिटानिया के बिस्किट्स और चीज़ें सब नहीं खाई हुई हैं। शानदार शेयर है बेटा। आज का डाटा यहाँ आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज ये 3079.55 पे बंद हुआ है। आज का हाई 3188 था, लो इतना है। और फिर जब आप 52 वीक्स की बात करते हैं तो वो डाटा भी यहाँ दिया हुआ है, 52 वीक हाइज 3583। देखिए इन स्टॉक्स पे अगर आप ध्यान से देखें, ये अपने 52 वीक हाई से कोई ज़्यादा नहीं टूटे, तकरीबन 20%।
नो डाउट अगर हम थोड़ा चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी नीचे भी गए थे, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने एक डाटा इसी बहाने बैलेंस शीट तो शुरू करेंगे ही। ये देखिए बेटा चार्ट पे, यहाँ आप 23 मार्च को देख सकते हैं कि ब्रिटानिया का शेयर आपका 2137 ₹2137 का, इसने 2137 या 2137.85 का लो लगा दिया था यहाँ। भैया कोई चीज़ 2137 की हुई, अभी 23 मार्च, 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को, और 3000 पे वापस भी आ गई। 23 मार्च को बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे के लेवल थी, मैंने भी वहाँ काफ़ी बाइंग की थी और उस वक्त के जो स्टॉक खरीदे गए उनमें काफ़ी अच्छी रिटर्न आ चुकी है, प्रॉफिट भी कई जगह बुक किए जा चुके हैं। अब देखिए आज भी एक बहुत बड़ी इवेंट हो गई है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने वो, आपको याद होगा, सुना आपने आज की वो भाषण दिया और उसमें काफ़ी एमएसएमईज के लिए और काफ़ी कुछ बोला है। कल भी मार्केट गैप अप ओपन होगी बेटा। आजकल मेरा सारा दिन इसी सब में चला जाता है, बहुत ज़्यादा कॉल्स मार्केट रिलेटेड आती रहती हैं, तो एकदम से ना उसमें खरीदने लग जाना, फिर वो थोड़ा सा नीचे भी आ जाती होती है, ध्यान रखना। तो ये तो हुई कुछ बातें ब्रिटानिया से जो निकली। अब इसकी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा। सर देखिए रिजल्ट इसके न्यू ओल्ड फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल हैं, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, मैं हर बार आपको ये बताता रहता हूँ। चलो जैसे अवेलेबल हैं वैसे ही देखते हैं रिजल्ट नए फॉर्मेट में। तो मार्च 2019 वही 5 साल का डाटा आपके पास अवेलेबल देखेंगे। पहले लिखा गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी का मतलब रहेगा यहाँ पे शेयर होल्डर के फंड्स, ओनर्स के फंड। लाइबिलिटीज मतलब जो आपने आउटसाइडर्स को भुगतान करना है। तो ब्रिटानिया का अगर आप देखें तो ये अमाउंट रुपी अगर आप यहाँ चेक कर लें तो ये करोड़ में है, ये दिख गया आपको बिल्कुल जी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल काफी छोटा है, सिर्फ 24 करोड़ के आसपास की इक्विटी शेयर कैपिटल है। इतनी बड़ी कंपनी के लिहाज से बहुत छोटा अमाउंट है ये, और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी जबरदस्त है, 4000 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स हैं भाई। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 4000 करोड़ से ज्यादा है। अब जो लोग थोड़े कॉमर्स वाले हैं वो इसमें समझ रखते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज और भी आती है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रीमियम। नो डाउट अगर आप इसको डिटेल में इनकी एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कितना प्रीमियम है। बट मैं ये पहले कह दूं बेटा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। अब प्रीमियम की बात भी समझो कि रिजर्व एंड सरप्लस मैंने प्रीमियम क्या बोला है। सर देखिए जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, मान लो उसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी कह रही है कि हमें आपको आईपीओ में शेयर बेचना है, पर हम आपको ये बेचेंगे 55 का। तो इसे हम कहते हैं इशू प्राइस, 10 रुपये है फेस वैल्यू, उसके बीच का जो गैप है 10 और 55 का, इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। आप आसान भाषा में लेमैन की तरह शेयर प्रीमियम भी कह सकते हैं। शेयर प्रीमियम 45 रुपये। अब जो शेयर कैपिटल वाला पोर्शन है 10 रुपये का, वापस चलते हैं, जो 10 रुपये हैं वो तो यहाँ आ जाते हैं शेयर कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है वो किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। पर बेटा ये प्रीमियम कंपनी को हर साल नहीं मिलता, ये तो वंस इन अ वाइल मिलता है जब शेयर इशू किए जाते हैं। उसके बाद कंपनी इस पूरे पैसे से बिजनेस को चलाती है, बिजनेस चलता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट यहाँ इकट्ठा होता रहता है, सब्जेक्ट टू दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर डिविडेंड का भुगतान करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा डिविडेंड में दे देंगे तो बात लग गया, अदरवाइज पैसा यहाँ आपका इकट्ठा होता रहता है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि ये प्रीमियम से बना है, सिर्फ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। मैं पूरे 4 साल यहाँ देखना चाहूँगा। 1200 करोड़ के रिजर्व तकरीबन 1600 हुए, बहुत अच्छी बात, 25% तकरीबन बढ़े। 1600 से आप 2500 पे आ गए। सर 50% की ग्रोथ दिखाई आपने, यहाँ भी 20% ग्रोथ दिखाई आपने, और यहाँ भी अगर आप देखें क्लोज टू 25% ग्रोथ प्रॉफिट में है। तो भैया इसी तो कहते हैं फंडामेंटल। कितना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आपको उसके अंदर, बढ़ रहा है कि नहीं, शाबाश। देन उसके बाद इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल को टोटल कर दिया। दिस इज आवर टोटल शेयर होल्डर फंड, मतलब अपना पैसा, ओनर्स का अपना पैसा। अब स्टार्ट होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दिखाई जाती है दो हेड्स में। नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है कि जैसे अगर ये बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2019, इससे अगले 12 महीने कहाँ एंड होंगे सर, 31 मार्च 2020। अगर कोई लाइबिलिटी अगले 12 महीने के अंदर आपको पे करनी है, अगर कोई लाइबिलिटी अगले 12 महीने के अंदर आपको पे करनी है तो उसे क्या बोलना है, करंट। पर अगर कोई लाइबिलिटी अगले 12 महीने में पे नहीं होनी, उससे ज्यादा लंबे समय में पे होनी है, तो उसे क्या बोलना है, नॉन करंट। समझ पाइए, मतलब अगर आपको अगले महीने ही, आज मार्च 2019 है, आपको अगले महीने किराया पे करना, वो रहता है आपका भी पे करना, सैलरी देनी है एम्प्लॉय की रह गई है, अगले महीने पे करनी पड़ेगी, तो वो क्या बनेगी, करंट लायबिलिटी। तो ये वो नहीं है भैया जो 12 महीने में पे होनी है,
ये लंबे समय में पे होनी है, लाओ इनको स्टडी करें। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ओ भाई देखो ये होती है ना अच्छी कंपनियां, लॉन्ग टर्म बोरिंग में यार 0.26 करोड़ का कर्ज है सिर्फ। 0.26 करोड़ क्या होता है यार, 1 करोड़ भी नहीं है ये तो। भैया मतलब 26 लाख रुपए का उधार है सिर्फ। तो जब आप वहां फंस जाते हैं बेकार कंपनियों में, रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत है जी कंपनियां बड़े बड़े लोन लेके बैठी है, ना ही प्रोजेक्ट पूरे होते हैं ना ही लोन उतरते हैं, वहीं हमारा पैसा डूबता है। तो ये बड़ी अच्छी बैलेंस शीट है जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग ना बराबर। फिर ये टैक्स लाइबिलिटी, स्टेचुटरी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हैं कुछ। देन देयर इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अंदर काफ़ी अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण ये बनती हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाला विषय नहीं है। क्योंकि जब आप 4,000 करोड़ के ओनर फंड के अगेंस्ट 27 करोड़ की लाइबिलिटी रख के बैठे हैं तो आपका डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, बहुत टॉलरेबल है ये रिस्क। देन आती है करंट लाइबिलिटीज, मतलब अगले 12 महीने के अंदर जो पैसे हमें देने ही होंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जिस तरह बैंक ओवरड्राफ्ट्स वगैरह रहते हैं, कंपनी ने यहाँ भी दिखाया कि उसे इन सब चीज़ों की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। बस पिछले बैलेंस शीट में 9 करोड़ के आसपास है, वैसे तो यहाँ है नहीं। ट्रेड पेबल्स देख के बिल्कुल ना घबराएं कि सर 1,000 करोड़ पे करने अगले 12 महीने के। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है? अब ब्रिटानिया इतनी तरह के प्रोडक्ट बनाता है, उसके लिए कच्चा माल खरीदता है अलग अलग सप्लायर से, किसी से आटा खरीदता, किसी से चीनी खरीदता, किसी से कॉर्नफ्लावर खरीदता, मिल्क खरीदता, बहुत कुछ खरीदता। तो उनके साथ तो उधार चलता ही रहता है। जैसे अगर आप किराने की दुकान करते हैं मान लो, केमिस्ट की शॉप करते हैं मान लो, तो आपको रोज माल आता है, बिल आ जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है यार 10 दिन बाद पेमेंट करते हैं। वो नहीं नहीं 10 दिन बाद नहीं, हफ्ते बाद ही करो। ये वो है, आई चलाई है, ये तो आना जाना लगा रहता है इनका। अगर ये मेरे ट्रेड पेबल हैं तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल भी होंगे, क्योंकि मैंने बिस्किट बना के और प्रोडक्ट बना के बेच दिए होंगे, वहां से मेरे पैसे आने भी होंगे। तो इनसे कोई घबराने वाली बात कभी नहीं होती है। अदर करंट लायबिलिटीज जैसे इंप्लॉइज की सैलरीज वगैरह, रेंटल्स वगैरह, कमीशन वगैरह। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे टैक्स वगैरह की प्रोविजन, जो अगले 12 महीने के अंदर टैक्स देना, उसकी बात। तो ये होगी जी आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज, ये होगी जी कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल। अब हम देखना चाहेंगे कि हमने यहाँ शेयर होल्डर फंड अपना था 4039, और उसके बाद जी हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज ये थी। फिर इन्होंने क्या किया कि कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल लगा दिया, मतलब दिस थिंग प्लस ये नॉन करंट वाला प्लस ये करंट वाला, ये सब जोड़ दिया। इस तरह ब्रिटानिया के पास जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल बना वो 5652.97 बना। ठीक इतने ही अमाउंट के इसके एसेट होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये देखो, ये घर वाला एग्जांपल वापस लाता हूँ। यहाँ एसेट थे, कितने के थे सर? 200 लाख के। तो 200 लाख की और लायबिलिटीज थी, इक्विटी और लायबिलिटी, ओनर फंड और लायबिलिटीज का टोटल कितना था? 200 लाख। सेम यहाँ ब्रिटानिया में आप देखने वाले हैं। तो भाई अब एसेट्स दिखाओ, कहाँ है एसेट्स तुम्हारे, क्या क्या रखा तुमने, बताओ हमें। भाई एसेट्स में भी पहले आ रहे हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब कि जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिनको हम बेचते बूझते नहीं है, लंबे समय के लिए यूज करते हैं। जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दिया कि बिजनेस में मशीनरी लगती है, कंप्यूटर लगता है, व्हीकल्स चाहिए होते हैं, बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं, ऐसी चीजें। तो सबसे पहले इसमें आता है टेंजिबल एसेट, जिस तरह की भाई प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ऐसी चीजें टेंजिबल, मतलब कि जिन्हें आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो। फिजिकल एसेट जिसे हम कहते हैं। तो ये अगर आप टेंजिबल एसेट देखें, इनमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा अपना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं कि जिन्हें देखा, छुआ या फील नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या आता है कि जैसे कुछ लाइसेंसेस, प्रोडक्ट के पेटेंट्स, गुडविल, ये चीजें आपने खरीदी, जैसे इनके लिए पैसा दिया। कैपिटल डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूआईपी मींस वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जैसे कोई चीज अभी तैयार हो रही है तो उसे हम डब्ल्यूआईपी कहते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है बेटा, जैसे मान लो हमने एक अपनी नई फैक्ट्री की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, पर अभी उसमें 2-3 साल लगेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल डब्ल्यूआईपी। मतलब इट्स अ कैपिटल एसेट विच इज इन प्रोग्रेस, मतलब कि अभी तैयार नहीं हुआ, तैयार कर रहे हैं। देन देयर इज अदर एसेट्स, फिर इन सब का इन्होंने टोटल कर दिया है। देन उसके बाद हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बताई गई है कि इतनी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इनके बारे में जो पूरी नॉलेज चाहिए हो तो इनकी एनुअल रिपोर्ट में से मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की गई है, क्या 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 सिक्योरिटीज हैं, कैसा है। फिर लोन्स जो हमने दिए, हमने लोन दिए। अदर नॉन करंट एसेट्स, देन देयर इज करंट एसेट्स, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट मतलब छोटी अवधि के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, सरप्लस फंड्स की। इन्वेंट्री, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल, बना हुआ माल मतलब फिनिश गुड्स। और डब्ल्यूआईपी, अब आप कहेंगे सर डब्ल्यूआईपी तो पहले भी आ गया।
सर दो तरह के WIP हैं। अगर आप एक कंपनी है और आप अपनी नई फैक्ट्री बना रहे हैं जिसमें और प्रोडक्शन करेंगे, वो कैपिटल WIP है। पर अगर आप बिस्किट बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं और 31 मार्च को मान लो आपके कुछ बैचेस अंडर प्रोडक्शन है, जिस तरह आपको मान लो कुछ खाने पीने का सामान है जिसमें बनाने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब 31 मार्च को एक दिन बीता अभी उसका, तो उस चीज को आप कच्चा माल भी नहीं कह सकते, रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते, बना हुआ भी नहीं कह सकते, FG तो बिल्कुल नहीं कह सकते, FG मतलब फिनिश गुड्स, तो उसे हम बोलते हैं सिंपल वाला WIP, सिर्फ WIP। कैपिटल वर्ड लग गया तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो सारी तरह की इन्वेंटरी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो FG हो, चाहे वो WIP हो, या स्टोर स्पेयर्स हो, वो इसी में दिखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं कि जैसे हमने क्रेडिट पे माल बेचा किसी को और बंदे ने मेरे पैसे देने हैं अभी, तो वो मेरा डेटर बन जाएगा। ये देखो, यहाँ थे ट्रेड पेबल, ये देखो करंट लायबिलिटी में, तब भी मैंने बोला था कि एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल भी आएंगे। रिसीवेबल अगर आप देखें तो कम है एज कंपेयर टू दी पेबल, तो कंपनी काफी अच्छा क्रेडिट इंजॉय कर लेती है, मतलब अपने सप्लायर से, मतलब उनसे तो उधार ले लेती है, आगे उधार इतना नहीं देती। बेटा ब्रिटानिया की चीजें मिलती कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह कहते हैं पैसे दो पूरे, हमें भी पूरे पैसे करने पे आ रहा है, तुम्हें तभी देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, माया मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, कई बार कुछ इंप्लॉइज को आप एडवांस सैलरी दे देते हैं, वो भी यहाँ आ जाता है। देन देयर इज अदर करंट एसेट, फिर इन सबको जोड़ दिया गया है। अब नीचे आती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। देखिए जी, बैलेंस शीट आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। एसेट साइज में भी अगर आप देखिए बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ है, मतलब 5 साल पहले कंपनी 2461 के एसेट पे है और अब 5652 पे है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ, अगर आप एग्जैक्टली बोलें तो वो 4 साल में तकरीबन ये डबल से ऊपर एसेट इनके हो गए हैं। अच्छी कंपनी है बेटा, हमेशा। ये तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं बेटा, जब भी सस्ते रेट में मिल जाए ठूस ठूस के खरीद लो। जैसे इनके बिस्किट बिस्किट खरीदते हो ना, भर देते हो लाके किचन को, डीमैट को भर दो इससे, जो सीक रेट पे आपको मिल जाए, क्योंकि ये बेटा एवरग्रीन कंपनी है। जो मर्जी कही जो आप, जेड़ा मर्जी अभियान चल पड़े, ऐसी कंपनियां कहीं नहीं जाने वाली, इनके प्रोडक्ट बिकने ही बिकने हैं। वैल्यूएशन थोड़ी देख लें, स्टॉक इस वक्त काफी ऊपर आ गया, अगर कोई और झटके मार्केट को लगते हैं जो शॉर्ट टर्म में तो अब शायद ना लगे, थोड़े दिन तो ये यूफोरिया बना रहेगा पैकेज पुकेज का, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है पोर्टफोलियो में अपने रखने के लिए। बैलेंस शीट यहाँ खत्म है। अब बच्चा पूछेगा सर ये अब क्या लिखा होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप पे किसी ने कोई केस या क्लेम कर दिया कि आपने उसके पैसे नहीं दिए या आपने उसे फॉल्टी माल बेचा, वो आपको कोर्ट में घड़ीस लेता है कि चलो इतने डैमेजेस दो मेरे को। ठीक है, ये बंदा आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने आपके ऊपर केस चला दिया है, वो आपसे मांग रहा है डैमेजेस। नेचुरल है, आप ऐसे मानोगे ही नहीं, अगर कस्टमर भी होगा नहीं जी हमारी कोई गलती नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं बेचा था इनको, ये तो फॉल्स करें। अब ये लंबा केस चलेगा और जब तक उस केस का फैसला हो नहीं जाता तब तक मिलेगा क्या, सिर्फ तारीख। समझे कि नहीं, सिर्फ तारीख। अब वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, उस बीच बैलेंस शीट बनानी होगी। तो हमारे कंपनी एक्ट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो ये कहता है कि अपने स्टेक होल्डर्स को जो लायबिलिटी आगे हो सकती है, आज नहीं है आगे हो सकती है, क्यों अभी तो डिस्प्यूटेड है, उसके बारे में भी बताओ। तो कंपनियों को नीचे ये भी बताना पड़ता है कि ये लायबिलिटीज हमारी आगे चल के किसी डिस्प्यूट में अराइज हो सकती हैं, मतलब अभी ये डिस्प्यूटेड है, ये कंफर्म हो सकती हैं। फिर उसके बाद वो इंपोर्ट्स वगैरह का अपना बताना चाहते हैं जो ना बराबर ही है, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन एक्सचेंज कितना किया, ये सारी बातें। इस तरीके से बेटा अगर हम ये बैलेंस शीट देखें तो वन ऑफ द बेस्ट साफ सुथरी बैलेंस शीट जिसे कहते हैं वो है। अच्छी मतलब की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉलिड कंपनी है। देन एक घटिया कंपनी की बैलेंस शीट भी साथ ही उठाते हैं सेम फॉर्मेट में। अब ये है जी सुजलॉन, मतलब कि किसी को अपने पैसे बर्बाद करने हो तो ऐसी कंपनियों में पैसे जरूर लगाए जा सकते हैं जो बर्बाद करने हो। दोबारा ध्यान से सुन लें, जो बर्बाद करने हो। 2 रुपये 60 पैसे का शेयर हो चुका भैया, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस कंपनी की। अब इसके बारे में और आपको क्या बताएं। तो अगर आप ये देख रहे हैं बेटा, किसी वक्त ये 300-300 पे भी ट्रेड किया हो, इस पे इंट्राडे खेली हुई है हमने 300-300 पर, कंपनी बहुत पिटी है बहुत। ये विंड मिल वगैरह जो होती हैं वो कुछ बनाते होते थे ओवर द ईयर बिजनेस इनका डिजास्टर हो गया पूरा। अब न्यू फॉर्मेट स्टैंड लोन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बजाय ज़्यादा और टाइम लगाते।
भैया इसकी शेयर कैपिटल अगर आप देख रहे हैं ब्रिटानिया से तो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, दिस इज अमाउंट रुपी इन करोड़, ब्रिटानिया में चले अमाउंट रुपी इन करोड़ है, और वहां 24 करोड़ दिख रही थी ये फिगर, या ये आप देखें 1000 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है। और बेटा देखो झटका, देखो पिछले 5 साल से रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव पड़ा है। बर्बाद, बिल्कुल ही बर्बाद। रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव होने का मतलब मुनाफा नहीं है, नुकसान है। कंपनी को हर साल नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा। उस वजह से आपके जो ओनर के फंड हैं, जो इन दोनों का जोड़ है, कैपिटल और रिजर्व्स का जो जोड़ है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। उधार के मामले में कंपनी शेयर है, आप आज उधार दे दो इनको, आपसे भी ले लेंगे। 5592 का उधार होता था, स्लो स्लो करके उतर रहा है, पर अभी भी काफी बाकी है, काफी। देन देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो भी काफी ज्यादा अमाउंट की है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा इनकी बैलेंस शीट को खोल के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या चीज इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है। देन आफ्टर दैट देयर इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग, उसमें भी भाई ये शेयर है 3000 करोड़ से ऊपर की शॉर्ट टर्म बोरिंग। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, ओ हो लायबिलिटियों में तो शेयर अगले कह रहे हैं 2 पैसा हमने बर्बाद करना तुम्हारा भी। तो अब ऐसी कंपनियों को फंडामेंटल वाला बंदा थोड़ा ना कह सकता कि यार खरीद लो। टेक्निकल वाले चलो फिर कह दें जी सपोर्ट पे आ गया है, यहाँ ट्रेड बनता है, फलाना 3 रुपए दे देगा आपको, इतने पे खरीदो। हमारी तरफ से तो हमेशा नो है, हमेशा। ठीक है जी। देन अगर हम एसेट्स को देखते हैं, टेंजिबल एसेट्स में थोड़ा बहुत ग्रोथ ओवर द पीरियड आया है। इनटेंजिबल ऐसी कंपनियां पता नहीं केड़े राइट फ्रूट से खा रही होती हैं, चलता तो इनका कुछ है नहीं। कैपिटल डब्ल्यूआईपी भी थोड़ा बहुत देखेंगे आप। इन्वेस्टमेंट्स भी देखें जी 2500, फिर 2500 की लाइन में फिर यहाँ बढ़ता है, फिर ये डिप्लीट होती हैं डेट्स को पे करने के लिए, हो सकता है। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो पैसे ही नहीं रहा। इन्वेंट्रीज ठीक ठाक। तो भाई बिल्कुल ही बर्बाद कंपनी, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी यहाँ शो हो रही है। तो मैंने आपको ये दिखाया कि शेयर कैपिटल इतनी ज़्यादा है, फिर भी कंपनी बर्बाद, क्योंकि उसने कैपिटल पे रिटर्न नहीं कमाई। पिछली कंपनी में कैपिटल इतनी कम है, रिजर्व्स इतने ट्रमेंडस हैं। तो इट इज नॉट अबाउट कैपिटल, ये आपको बिजनेस मॉडल ये वो सब समझना पड़ता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में पैसा आपने लगाना है। तो इस तरीके से जी आप बैलेंस शीट का एनालिसिस किया करेंगे, और जो आप पूरा डिटेल में इस सबको करना चाहते हैं तो फिर सोर्स आपको पता ही है, एनुअल रिपोर्ट है। ऐसे ही आप इन दोनों कंपनियों में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी जा सकते हैं। कंसोलिडेटेड में जिस तरह की मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स जो भी हों, तो उन सब के साथ आपका एसोसिएट्स के साथ जो भी हिसाब किताब है वो जोड़ दिया जाता है, तो बैलेंस शीट थोड़ी ब्रॉड हो जाती है बेसिकली। ठीक है जी, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा जी फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।